हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय संविधान का पार्ट 1। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर जो पॉलिटी अगर आपने अच्छे से टेक्निकली कवर कर लिया तो यूपीपीएससीएस यूपीएससी और एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, जो भारतीय संविधान था वो बनने के पीछे जो रीजंस थे, जैसे हमने हिस्ट्री का पार्ट 3 में पढ़ा था 1947 तक। तो जो शुरुआत होती है भारतीय संविधान की, तो वो अगर ये देखा जाए कि पहले से जो एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक हर 10 साल में या 15 साल में कुछ एक्ट लेके आ रही थी। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1813 का चार्टर एक्ट आया था, 1833 का चार्टर एक्ट आया था, फिर भारत शासन अधिनियम 1858 आया है, फिर 1935, उससे पहले 1909, 1919। ये सारे ये जो एक्ट हैं ये क्या है, बेसिक कंस्ट्रक्शन है संविधान के निर्माण के लिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो भारतीय संविधान है वो, ये आप मान के चलिए कि लगभग 150 से ज़्यादा अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कब कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। आपको याद होगा कि एक क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था 1942 में। ठीक है, और उसमें ये था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा जैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होगा। और फिर इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और एटली ये ब्रिटेन के पीएम बनते हैं, क्लेमेंट एटली। और 1946 में ये घोषणा करते हैं कि हाँ, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और उसके बाद में एक प्लान आती है 1947 में, माउंट बेटन प्लान। और माउंट बेटन प्लान ये था कि कोई एक भारत में 2 राज्य होंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है उसके तहत भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया जाएगा, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, उससे पहले हम देखें तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था 1946 में। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसमें 3 व्यक्ति आए थे। एक आए थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे आए थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और तीसरे आए थे AB अलेक्जेंडर। तो ये 3 व्यक्ति आए थे उस टाइम पे। तो इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो उसके बाद कैबिनेट मिशन जब आया है उसके बाद में देखो, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 द्वारा गठित संविधान सभा, और उसके लिए संविधान सभा के चुनाव हुए। हर 10 लाख की जो पॉपुलेशन थी उसके ऊपर एक सीट निर्धारित की गई। ठीक है, तो एक सीट निर्धारित की गई। जब वो चुनाव होकर के आए तो जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये ऐसे ही चुनाव होता है जैसे लोकसभा का चुनाव होता है। अब देखो, लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा की जो बैठक होती है उसमें क्या होता है, एक स्पीकर का चुनाव कर लिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का। तो इस टाइम पे स्पीकर किसको बनाया गया था, जैसे प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं ऐसे ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रोटेम स्पीकर या अस्थाई जो स्पीकर होता है वो यही होता है। ठीक है, जो आज के टाइम में भी करते हैं, जैसे 16वीं लोकसभा में बनाया गया था, 15वीं लोकसभा में बनाया गया था, ऐसे ही। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष या अस्थाई स्पीकर किसका, संविधान सभा का। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बैठक हुई है 11 दिसंबर को, जस्ट 2 दिन बाद। ठीक है, संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, और इसमें क्या किया गया, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बावजूद तीसरी बैठक और हुई है संविधान सभा की, और तीसरी बैठक भी इसके 2 दिन बाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरी बैठक संविधान की वो 13 दिसंबर को हुई थी 1946 को, और उसमें
नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही भारत में संविधान निर्माण की जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कुल अधिवेशन 11 हुए। ठीक है, महिला सदस्य संख्या जो संविधान सभा थी, जो 389 कैंडिडेट थे, उनमें महिला सदस्य संख्या थी 15। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मान लिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति ये अपॉइंट हुए हैं कब? 24 जनवरी 1950 को। देखो, दो फैक्ट है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए, अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, ये संविधान सभा की जो सभा थी उसके द्वारा चुने गए, न कि इनके लिए इलेक्शन हुए थे। ठीक है, जैसे केवल लोकसभा है तो लोकसभा के ही मेंबर्स भाग लें इसमें, क्योंकि उस टाइम पे राज्यसभा नहीं थी। जैसे लोकसभा होती है ऐसे ही संविधान सभा एक संस्था थी उस टाइम पे, जो कि बन करके आए थे हर 10 लाख की सदस्य संख्या के आधार पर के भारत में ये जो प्रांत होते थे उनसे चुन के आए थे ये व्यक्ति। ठीक है, संविधान अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये तो फैक्ट है संविधान के बारे में, सभा के बारे में। नेक्स्ट, अब लोकतंत्र शासन प्रणाली है कि भारत में शासन प्रणाली कौन सी है, तो देखो क्या होता है, वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 2 तरीके की प्रणाली है लोकतंत्र देशों में। केवल लोकतंत्र देशों में है, ऐसे देशों में नहीं जो राजतंत्र हैं। जैसे आप कहोगे कि अरबियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे राजतंत्र है, ये लोकतंत्र शासन प्रणाली नहीं है। जैसे और काफ़ी सारे देश हैं। थोड़े दिन पहले 2008 से पहले नेपाल में भी होता था, राजा होता था। आजकल कई देशों में ऐसे हैं। ठीक है, तो अध्यक्षीय प्रणाली क्या होता है? इसमें राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो राज्य का प्रमुख होता है, और वही व्यक्ति शासन अध्यक्ष भी होता है, सरकार का प्रमुख भी होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए जो है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, और शासन का भी वो, यानी कि सरकार का भी वो प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति ये राज्य का वास्तविक स्वरूप होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। और ये देखो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसका है? ये यूएसए का। ठीक है, दूसरा संसदीय प्रणाली होती है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है राज्य का प्रमुख होता है, और शासन अध्यक्ष वो सरकार का प्रमुख होता है। जैसे भारत है, भारत में राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक रूप से शासन का या सरकार का प्रमुख कौन होगा? वो पीएम होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये राष्ट्रपति होता है, ये नाम मात्र का राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, नाम मात्र का ये कहीं संवैधानिक रूप से है, लेकिन वास्तव में जो शक्तियां हैं, वास्तव में जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, जैसे भारत में ज़्यादातर जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास हैं। ये राष्ट्रपति के पास है, वो नाम मात्र है। ठीक है, ब्रिटेन में, भारत में ये ऐसे ही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के जो अधिकतम उपबंध हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिए गए। ठीक है, और विश्व के कई देशों के संविधानों में से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहले ही बताया था कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे अनुच्छेद हैं जो ज्यों के तो या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके जो मूल संविधान था 1950 वाला उसमें लिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से एक तो संविधान की जो उद्देशिका है, प्रीम्बल। ठीक है, तो संविधान की जो प्रीम्बल है, उद्देशिका, उसका विचार जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक बात और जो याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि देखो, ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे
प्रमुख होता है राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति का चर्चा पूरे वर्ल्ड में होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति। तो अमेरिका से हम लेंगे तो एक तो यही लेंगे, ठीक है। दूसरा, अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है वो भी प्रसिद्ध है, तो जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी। तीसरा, लोगों के अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार अमेरिका में है, ठीक है, तो मूल अधिकार भी अमेरिका से लिए गए, ठीक है। फिर अगर राष्ट्रपति है अमेरिका में तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस भी है, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका। तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, कि एक तो जो जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट बॉडी है वहाँ पे, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अगर संसद कोई भी प्रस्ताव पारित करती है, कोई भी बिल पारित करती है, तो जो वहाँ की न्यायपालिका है वो देखती है कि ये ठीक भी है या नहीं है, तो न्यायपालिका बाहर जाकर के उसको रद्द कर सकते हैं। मतलब संसद का जो वो एक है उसमें गतिरोध बन जाता है, कोई बिल पारित किया है उसमें गतिरोध हो जाता है, और जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है वो उसको चैलेंज कर सकता है, रद्द कर सकता है। ऐसे ही भारत में भी है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में क्या हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, ठीक है। 2014 में मोदी गवर्नमेंट 2017 के अंदर लेके आई थी एक बिल, ठीक है, कि जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए अलग से एक संस्था बनाई जाएगी। जैसे आजकल क्या है, कोलेजियम सिस्टम चला आ रहा है, और ये 1993 से चला आ रहा है कोलेजियम सिस्टम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो होते हैं इनमें कोलेजियम सिस्टम में, हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज होते हैं, वो एक नॉमिनेट करके सरकार को नाम भेज, सरकार जिनको नॉमिनेशन करके नाम भेजती है उनको वो अपॉइंटमेंट के लिए सरकार के पास वापस भेज देते हैं, और तब राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के को, और जो हाई कोर्ट के होते हैं उनको राज्यपाल दिलाता है। तो ये था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि नहीं ये गलत है और इसको रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है। दूसरा एक और होता है इसमें, क्या, कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको रिव्यू कर सकता है, यानी कि अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें दो हैं जो आगे हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया में इनमें डिस्कस करेंगे। देखो दो चीज़ें होती हैं, और मैं आपको बता दूं ये HCS जो HPSC एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें भी पूछा गया था कि एक तो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक है। और एक होता है दूसरा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और एक इंग्लैंड में है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इनके ऊपर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। मोटा मोटी आप समझ जाएंगे, न्यायिक पुनरावलोकन है, वहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, तो न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है। लोगों को मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, दोनों के पद हैं, वो अमेरिका से लिए गए। अब अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं तो उनके ऊपर महाभियोग है, वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो वो ये है कनाडा से, कि कनाडा से क्या लिया गया। देखो भारत में 29 राज्य हैं, 29 राज्य मिलकर के एक बनाते हैं संघ, फेडरेशन, ठीक है। और फिर संघ और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। तो
केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास हैं? संघ के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र के पास। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका में भी है। ठीक है, अमेरिका के 51 स्टेट थे, इन्होंने मिलकर के संविधान बनाया था। लेकिन भारत ने जो फेडरेशन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, वो अमेरिका से नहीं ली। कहाँ से ली है? कनाडा से। क्योंकि यहाँ पे केंद्र सशक्त है, केंद्र के पास सर्वाधिक शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, तो कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है। केंद्रीय सरकार के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करता है। ठीक है, ये इसी में आ गया, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में नहीं। तो कनाडा से संघ और राज्यों के जो रिश्ते हैं वो लिया गया, आप सीधे से समझ जाएंगे। ठीक है, ब्रिटेन से देखो, ब्रिटेन में संसद, अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड में संसदों की जननी कौन है, संसदों की जननी, ठीक है, तो वो किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को, यूके। ठीक है, तो यूके से एक तो लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा विधि का शासन, इसमें ही आता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है, जैसे ब्रिटेन में मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, वो फिर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऐसे ही एकल नागरिकता, देखो क्या है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता और तीसरी नागरिकता क्या है, मैं समझा देता हूँ अभी आपको। ब्रिटेन में कोई भी नागरिक है, वो जैसे ब्रिटेन का एक कोई शहर है, मान लीजिए लंदन है कोई स्टेट, ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी, हालांकि ये टेम्स नदी के किनारे, ठीक है, तो वो व्यक्ति लंदन का नागरिक है और ब्रिटेन का नागरिक है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक है और दूसरा फिर वो, मान लो अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, ठीक है, वो कैलिफोर्निया का भी नागरिक है, तो उसके पास हो गई दोहरी नागरिकता। ठीक है, तीसरा एक और देश है स्विट्जरलैंड, ठीक है, उसमें स्विट्जरलैंड का भी, उसका मान लो कोई शहर है बर्न, ठीक है, उसका भी नागरिक है, और बर्न के नीचे कोई उसका डिस्ट्रिक्ट है, छोटी कहीं कॉन्टेंट बोलते हैं उनको, तो उसका भी नागरिक है। तो ये इसमें स्विट्जरलैंड में हो गई तीसरी नागरिकता। ठीक है, तो ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान है जो अलग अलग देशों में अलग अलग है। भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है तो भारत का ही है वो, पहले और बाद में, ये नहीं कि हरियाणा पंजाब उनका अलग अलग है। ठीक है, वो एक उसका स्टेट स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से है वो, लेकिन वो भारत का ही नागरिक है। ठीक है, 2005 में जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए भारत की नागरिकता में। ठीक है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता ही है ब्रिटेन की तरह। द्विसदनीय प्रणाली, देखो ब्रिटेन में क्या होता है, एक होती है लॉर्ड सभा, एक होती है कॉमन सभा। ठीक है, कॉमन सभा ऐसे होती है जैसे भारत में लोकसभा चुन करके जाते हैं हर 5 साल के लिए। लॉर्ड सभा में क्या है, जो राजा है उसके व्यक्ति जो होते हैं, उसके रिलेटिव्स जो होते हैं, ये सदन कभी से बना हुआ है, और ऐसे जैसे राज्यसभा, भारत में राज्यसभा। ठीक है, तो ये 2 सदनीय जो है व्यवस्था ये इंग्लैंड से ली गई है भारत में। हालांकि अमेरिका में भी सदन 2 ही होते हैं। ठीक है, एक सीनेट होता है, एक प्रतिनिधि सभा होती है, दोनों है। जैसे सीनेट अमेरिका में जो होती है वो ऐसे होते हैं जैसे भारत में राज्यसभा। ठीक है, विधायी प्रक्रिया, जैसे कोई भी बिल है वो संसद में पास होगा, और संसद में पास होने के बाद वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ऐसे ही ब्रिटेन में कोई बिल संसद में पास होगा और फिर वो किसके पास जाएगा, भारत में जैसे राष्ट्रपति है वैसे ही ब्रिटेन में होता है राजा, उसके पास जाएगा। संसदीय विशेष अधिकार, संसद सदस्यों को विशेष अधिकार होते हैं, जैसे अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा किया जाता है तो उनमें
अरेस्ट करने से संबंधित उसमें प्रावधान किए गए हैं कि कब अरेस्ट कर सकती है पुलिस और कब नहीं कर सकती। परमाधिकार लेख, ठीक है, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर ये नीति निर्देशक तत्व है, जैसे विधिक, लोक कल्याणकारी व्यवस्था है, या फिर 51 में शांति बनाए से संबंधित है। ये सारी व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों के तहत है और ये ले गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, भारत में राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन करता है, ठीक है, और वो कला साहित्य, जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, जावेद अख्तर, इनको नॉमिनेट किया था, मनोनीत किया था राष्ट्रपति ने, ठीक है। तो लोकसभा में तो करता है राष्ट्रपति 2, अब फिलहाल वो बंद कर दिए गए हैं 2020 से, एंग्लो इंडियन का होता था, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय से। लेकिन राज्यसभा में अब भी है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और ये किससे संबंधित होने चाहिए, कला साहित्य, समाज सेवा से, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रंजन गोगोई, उनको भी पीछे राज्यसभा से मनोनीत किया गया था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में कैसे संशोधन किया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों की जो विधानसभा से जो मेंबर होते हैं वो उनके लिए वोट डालते हैं और वो फिर राज्यसभा में चुन करके जाते हैं, ठीक है। रूस, देखो रूस के लिए एक धारणा ये है कि भारत और रूस दोनों के बीच मैत्री समझौता है और ये 1971 में हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी उस समय भारत की पीएम थी। तो मूल कर्तव्य, यानी कि दोस्ती में एक कर्तव्य होता है, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका सॉरी रूस के संविधान से लिए गए। और एक बात और बता दूं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे, तो नहीं, 1976 में ये जोड़े गए हैं और ये 42वां संविधान संशोधन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, तो ये समझ लो कि भारत का दूसरे एक तरीके से नया संविधान बना है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना जो है, प्रिम्बल है, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय की अवधारणा है वो भी रूस से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक क्या होता है, अनुच्छेद 108 के तहत जब लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में किसी बात को लेकर के विरोध होता है तो दोनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ये बात याद रखें कि बुलाता केवल राष्ट्रपति है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा सदन है इसलिए जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। मान लो कोई बिल है, आरक्षण से संबंधित कोई बिल है, वो लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में उसके ऊपर गतिरोध है, तो राष्ट्रपति ऐसा करते हैं कि दोनों मिलकर के, सदन मिलकर के इस पर डिस्कस कर लें तो वो बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से एक तो संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, ये याद रखें, उद्देशिका की भाषा ली गई है, उद्देशिका नहीं, प्रिम्बल नहीं, वो ली गई है अमेरिका से, ठीक है। समवर्ती सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची के बारे में पूछा जाता है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अब जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है, लेकिन विधि का शासन, ठीक है, और विधि का निर्माण, ये याद रखें, विधि का शासन और विधि का निर्माण ये ली गई है ब्रिटेन से, यूके से, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो क्या है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध, तो वो लिए गए हैं जर्मनी के वायबर संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ, ये संभवतः संघ और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं उनसे संबंधित है। अगर आप क्वेश्चन
के ऊपर ध्यान देंगे थोड़ा तो। और संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और संघ जो है केंद्र वो है वो मजबूत रहेगा। ठीक है, यही धारणा है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, अगर ये पूछा जाए कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान तो वो यूएसए का है। छोटा भी यूएसए का है, लेकिन अगर बड़ा पूछा जाए तो भारत का है। अलिखित, अगर ये पूछा जाए अलिखित संविधान या मौखिक, तो इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के राजा ने कुछ अधिकार दिए थे 1215 ईस्वी में, और उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा से संविधान की व्यवस्था चली आ रही है। तो ब्रिटेन के संविधान को मौखिक संविधान कहा जाता है। एक ब्रिटेन के ऊपर ब्रिटेन का जिसके ऊपर राज्य रहा है न्यूजीलैंड। ठीक है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों का मौखिक या लिखित संविधान है। ठीक है, देखो शासन प्रणाली है। लोकतंत्र जो पीछे पढ़ाए थे अभी वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के थे, लेकिन ये शासन प्रणाली में सारे आते हैं। जैसे प्राचीन टाइम में क्या होता था, राजतंत्र, ब्रिटेन में भी राजा होता था, फिर भारत में भी राजा होते थे। अब नेपाल में 2008 में खत्म हुआ है, नेपाल में भी होते। तो ये थे, शासक कौन होता था, राजा होता था। पद क्या होता था इनका, अनुवांशिक रूप से होता था। ठीक है, सत्ता का स्रोत जो होता था वो स्वयं राजा होता था। जैसे सऊदी अरब है, यूएई, ओमान, कतर, भूटान, अब भी है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भी है ये व्यवस्था यहाँ पे। ठीक है, जैसे भूटान नरेश है, सऊदी अरब में शेख होते हैं, वो उनके ऊपर जो सऊदी अरब तो है। ठीक है, एक यूएई है, इनमें एक 7 स्टेट है। 7 स्टेट में तो अलग अलग राजा होते ही हैं, साथ ही सातों का कॉमन मिल करके एक अलग होता है। ठीक है, आधुनिक रूप लोकतंत्र का, इसमें शासक होता है। जैसे भारत है वहाँ प्रधानमंत्री होता है, जर्मनी में भी कौन होता है, प्रधानमंत्री या चांसलर होते हैं। जबकि अमेरिका है, फ्रांस है, वहाँ पे राष्ट्रपति है, कनाडा है, वहाँ पर भी राष्ट्रपति। ठीक है, पद योग्यता के आधार पर होता है। सत्ता का स्रोत जनता होती है, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र की पहचान यही है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और ये जो स्टेटमेंट है ये है अब्राहम लिंकन की। ठीक है, तो लोकतंत्र कहाँ कहाँ पे है, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस। ठीक है, अब देखो भारतीय संविधान से निर्माण से संबंधित जो समितियां थी, संविधान सभा में समितियां बनी थी, और उस समितियों में से सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई समिति मानी जाती, पूछी जाती है, तो वो है प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सदस्य थे इसमें 7। ठीक है, 7 सदस्य थे। तो इनका काम था ड्राफ्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो तैयार करना था वो प्रारूप समिति का काम था। ठीक है, संघ संबंधित जो समिति थी, संविधान, संघीय संविधान से संबंधित जो काम थे वो जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। ठीक है, प्रक्रिया समिति, संचालन, प्रोसीजर कैसे करना है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो सरदार पटेल सभी 562 जो रियासतें थी उनको मिला करके एक बनाया, तो प्रांतों को मिलाकर, तो ये आ जाएगा कि प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल देख रहे थे, मूल अधिकार भी, और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति ये डॉक्टर सरदार पटेल देख रहे थे। ठीक है, देखो संघ मेन सेंटर है, तो वो उसका काम कौन देख रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मूल अधिकार और प्रांतों को जो एक किया था वो सरदार पटेल। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी प्रारूप समिति वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो ही गई। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद ये संचालन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें जो नहीं है वो मैं आपको बता दूं, बी एन राव। ठीक है, बी एन राव यूएनओ में जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके ये न्यायाधीश भी रह चुके। ठीक है, और इन्होंने भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार थे,
संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अगर कोई थे तो वो कौन थे, डॉक्टर BN राव। ठीक है, अब संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उनमें ये ब्रिटिश भारत के 296 जो कैंडिडेट थे उनमें 208 तो थे ये कांग्रेस के, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, और हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीटें थी। ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15। ठीक है, तो प्रारूप समिति ये अध्यक्ष बता दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सदस्य कितने थे, 7। ठीक है, बाद में स्थान मिला BL मित्र को N माधव राव के स्थान पर, और DP खेतान का TT कृष्णाचारी ने स्थान लिया। ये 2 व्यक्ति बाद में जो एक्सपायर हो गए थे इनके स्थान पर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि समिति में कौन कौन थे या नहीं, बस ये है समिति में सदस्य कितने थे, 7 थे, और अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये देखो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख के जनसंख्या। ये कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए थे, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रेप्स। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का है ग्रेविन ऑस्टिन ने, क्योंकि कांग्रेस ही थी संविधान सभा। अब देखें 208 सीटें हैं तो कांग्रेस का ही बहुमत है। ठीक है, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ वो 1947 को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, ये देखो हमने डिस्कस किया था, तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर को, 9, 11 और 13। ठीक है, तो तीसरी बैठक में संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में, और सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी है, और अंतरिम सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें PM बने जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में। ठीक है, ये संविधान लागू। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389। ठीक है, अगर संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या पूछा जाए तो 389। वैसे ही संविधान सभा के चुनाव में कुल सीटें कितनी थी, 296। ठीक है, अब देखो कि भारत संप्रभु राज्य है या नहीं है, ये क्या होता है। संप्रभुता के लिए एक तो होनी चाहिए उस राज्य की जनसंख्या, राष्ट्र की, दूसरा उसका खुद का भूभाग होना चाहिए, और तीसरा उसकी सरकार या सत्ता। तो वो ही देश क्या माना जाएगा, संप्रभु माना जाएगा। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, पहले तो उसकी जनसंख्या होती है, उसका निश्चित भूभाग होता है, और सरकार होती है। तो उसी को सॉवरेन स्टेट या संप्रभु राज्य कहा जाता है। यानी कि एक बात और आती है कि किसी बाहरी देश का उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना हो, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो उसको संप्रभु स्टेट कहा जाएगा, सोवरेन स्टेट, संप्रभु राज्य। अब क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या भारत संप्रभु राज्य है, तो हाँ भारत संप्रभु राज्य है। क्या तिब्बत संप्रभु है, तो तिब्बत संप्रभु नहीं है, क्योंकि तिब्बत में चीन का साफ साफ हस्तक्षेप है। ऐसे ही ताइवान, ठीक है, ताइवान में यूक्रेन। ठीक है, तो इन देशों को हम संप्रभु राज्य या संप्रभु राष्ट्र नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि इनके निश्चित जनसंख्या है, ठीक है, लेकिन भूभाग नहीं है, ना इनके पास सरकार है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और ये पार्ट फर्स्ट था। अगर आप कमेंट करेंगे कि पार्ट 2 में इस हिसाब से अच्छे से पढ़ाया जाए, कैसे कुछ नई चीज़ें की जाएं, तो प्लीज़ कमेंट करें।